गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। गैमेटोजेनेसिस दो तरह की बताई गई थी, जिसमें कि फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड सेकेंड वाज द ओवोजेनेसिस इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ ओवा। हम डिस्कस कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा था वो हमने आपको बताया था कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन खासतौर से 4 स्टेजेस में हो रहा था या 4 फेजेस में हो रहा था, और वो 4 फेजेस थे मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड द स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या तो हार्मोन्स या एंजाइम्स की हेल्प से वो कंप्लीट होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स कहाँ से कैसे रिलीज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स एसेंशियल फॉर अ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, एक तो हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हम आते हैं टेस्टिस में, जिसमें कि प्रेजेंट होती है लैडिक सेल्स और सर्टोलाई सेल्स। जो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करती है GnRH। Gn स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन, R फॉर रिलीजिंग, H फॉर हार्मोन। इट मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेड्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल होता है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को। जैसा कि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एक तो एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। तो GnRH स्पेसिफिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर वर्क करता है और एंटीरियर लोब पर वर्क करके इसे स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब को 2 हार्मोन को रिलीज करने के लिए। पहला हार्मोन LH और दूसरा हार्मोन होता है FSH। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोबारा से देख लीजिए, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को किसके लिए? 2 हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, एक FSH और एक LH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस की लैडिक सेल्स को, टेस्टिस की लैडिक सेल्स, इन लैडिक सेल्स को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द इंटरस्टाइटियल सेल्स। क्या जानते हैं ना? इंटरस्टाइटियल सेल्स। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लैडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है एंड्रोजन्स को रिलीज करने के लिए। एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन। मेल हार्मोन जिसे हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के अंदर सेकेंडरी यानी कि टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम इजीली लड़के और लड़की में डिफरेंस नहीं कर सकते जब हम उन्हें एक जैसी ड्रेसिंग कर देते हैं तो। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले आते हैं तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ये जो किया जाता है डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन होता है ओनली ऑन द बेस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है टू डेवलप द बियर्ड, यानी कि दाढ़ी में मूछों के लिए शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, हेयर्स बॉडी पर ज़्यादा ग्रो होते हैं, प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। उधर जो FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करती हैं सर्टोलाई सेल्स को। सर्टोलाई सेल्स जो कि ये भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये सर्टोलाई सेल्स स्टिमुलेट करती हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इट मीन्स जो स्पर्मेटिड्स हैं उन इसको स्पर्मेटोजोआ में डेवलप करने का काम करती हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस इट मीन्स सर्टोलाई सेल्स क्या कर रही हैं? ये स्टिमुलेट कर रही हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ
जोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस, और इसको कौन स्टिमुलेट करता है? सर्टोलाई सेल। और इस तरह से एट लास्ट किसका डेवलपमेंट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होता है। तो दोबारा से आप देख लीजिए, हार्मोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं, ये रिलीज किए जाते हैं स्टार्टिंग हाइपोथैलेमस से होती है, जो कि GnRH को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, जो कि LH और FSH को रिलीज करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि लैडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है एंडोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, और ये टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करते हैं। उधर की तरफ अगर हम बात करें सर्टोलाई सेल्स, ये सर्टोलाई सेल्स जो कि क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इट मीन्स स्पर्मेटोजोआ को डेवलप करते हैं किससे? स्पर्मेटिड से। नाउ जो स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है, स्पर्मेटोजोआ जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? स्पर्म्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इन स्पर्म्स की स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होते हैं? स्पर्म ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप हम इन्हें नहीं देख सकते, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इनका शेप जनरली टैडपोल शेप में होता है। इनका अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है इनका 2.5 माइक्रोन मीटर। वहीं पर इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 60 माइक्रोन मीटर लेंथ होती है। इस स्पर्म के खास तौर से 4 पार्ट्स होते हैं, और ये 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। नॉर्मल वे में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल एक इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये हेड हो गया, नेक, मिडिल पीस एंड इट इज द टेल। ये पोर्शन होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेड जो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, कैसा होता है? ओवल शेप, सिलिंड्रिकल भी होता है, ठीक है ना, अलग अलग वो तो स्पीसीज पे डिपेंड करता है, बट हम ह्यूमन की बात करें तो मोस्टली कैसा होता है? ये ओवल शेप होता है, और इसके ऊपर एक स्फेरिकल शेप क्या प्रेजेंट होता है? स्फेरिकल शेप एक बॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। स्फेरिकल शेप होती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और जो ये एंजाइम रिलीज करते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम हेल्पफुल होते हैं इन द फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ओवा की वॉल को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, और ओवा की वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद में स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ एंटर कर जाता है? एंटर इन द ओवा के अंदर एंटर कर जाता है। उधर जो ओवल शेप होता है, इस ओवल शेप के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस इसकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, और दूसरा यही ओवा के न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज होकर के जायगोट को डेवलप करने का काम करता है। वहीं पर जब हम नेक को देखें तो नेक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, 1 और 2। ओके, इट मीन्स नेक के अंदर कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? इट हैज़ 2 सेंट्रियोल्स। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड द डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसका मेजर फंक्शन होता है जब जायगोट डेवलप होने के बाद में क्लीवेज होते हैं, यानी कि फाइटस को डेवलप करने के लिए, तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्टार्ट करता है, स्टिमुलेट करता है फर्स्ट क्लीवेज को। प्रॉक्सिमल क्या करता है? इट स्टिमुलेट द फर्स्ट क्लीवेज, पहले क्लीवेज को करने का काम करता है। इट मीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्स्ट क्लीवेज, पहले क्लीवेज को करने का काम करता है। जबकि डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है, ये डिस्टल सेंट्रियोल एक एक्सियल फिलामेंट को डेवलप करने का काम करता है स्पर्म के अंदर।
वहीं मिडिल पीस की अगर हम बात करें तो ये मिडिल पीस जो होता है स्पर्म का हाईली एनर्जेटिक होता है। हाईली एनर्जेटिक इट मीन्स इसके अंदर स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप करती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ये मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो कि मूविंग स्पर्म्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, तो उससे पहले स्पर्म्स मूव करके आता है इसके पास। तो मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी इसे सिर्फ कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, जो कि मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट रहती है। वहीं पर टेल की अगर हम बात करें तो टेल ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये टेल जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ये मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। मतलब यूटेरस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओवा होता है वो ओवा फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है और जब कॉइटस होता है, कॉइटस में जो स्पर्म्स आते हैं वो वेजाइना में आते हैं, तो वेजाइना से यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक तब जाकर के स्पर्म जा पाता है। तो वहाँ तक स्पर्म को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसी न किसी एसोसिएटिव ऑर्गन की ज़रूरत होती है। और वो एसोसिएटिव ऑर्गन किसका काम करता है, कौन सा काम करता है, टेल करता है। तो टेल क्या करता है, एक एसोसिएटिव ऑर्गन की तरह से काम करता है और स्पर्म को मूव करने में हेल्पफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब अगर हम इसमें देखें तो जो मेल होता है वो अप्रॉक्सीमेट, मेल ह्यूमन मेल ड्यूरिंग द कॉइटस अप्रॉक्सीमेट 200 से 300, ठीक है, ड्यूरिंग अ कॉइटस, ड्यूरिंग ए कॉइटस मेल कितना रिलीज करता है, अप्रॉक्सीमेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करता है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करता है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 60% कैसे होने चाहिए, नॉर्मल साइज के होने चाहिए, तब वो पर्सन कैसा माना जाता है, फर्टाइल, अनलेस वो कैसा माना जाता है, इनफर्टाइल माना जाता है। सो नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, आप स्पर्म की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर यू कैन सी इजीली हियर। आपको ये 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियस की हो गई, इसके ऊपर ये क्या हो गया, एक्रोसोम हो गया, और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, इसी को हम क्या, हेड कहते हैं। यहाँ पर ये छोटा वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम नेक कह रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे हम मिडिल पीस कह रहे हैं, यहाँ से लास्ट तक जिसे हम कहते हैं टेल। इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये नेक के अंदर ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और इसके पास में कौन सा होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है, और ये डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट को डेवलप करने का काम करता है। इधर ये जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस के अंदर ये स्पाइरल शेप के प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि इसे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इधर जो टेल है, ये टेल किसमें मूवमेंट करने में हेल्पफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू अबाउट द oogenesis. Okay students, so bye.